हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। आज से हम शुरू कर रहे हैं वेक्टर अलजेब्रा और यह हमारी फर्स्ट वीडियो है। हमारी कोशिश होगी कि वेक्टर अलजेब्रा को 2 वीडियो में कंप्लीट कर लिया जाए ताकि हम इसके बाद शुरू कर सकें वेक्टर कैलकुलस, जो कि ग्रेजुएशन वाला पार्ट है। तो 2 वीडियो में हम वेक्टर अलजेब्रा पढ़ेंगे, फिर उसके बाद वेक्टर कैलकुलस पे चलेंगे। ठीक है, तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे वेक्टर और स्केलर क्वांटिटीज क्या होती है। फिजिकल क्वांटिटीज 2 टाइप की होती है, पहली स्केलर, दूसरी वेक्टर। स्केलर यानी अदिश राशियां। इसकी डेफिनेशन क्या है कि ओनली मैग्नीट्यूड हो, नो डायरेक्शन, सिर्फ परिमाण। एग्जाम्पल मास, वॉल्यूम, डेंसिटी, स्पीड। अब वेक्टर राशियों के जो डेफिनेशन है वो लोगों को आधी अधूरी मालूम होती है। किसी से पूछो कि वेक्टर राशि, उसकी डेफिनेशन बताओ, तो बताते हैं कि मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, मतलब मैग्नीट्यूड भी हो डायरेक्शन भी हो, उसे कहते हैं वेक्टर राशि। पर यह आधी अधूरी डेफिनेशन है, क्योंकि कई क्वांटिटीज ऐसी भी होती हैं जिनमें मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है, लेकिन फिर भी वो वेक्टर राशि नहीं होती। जैसे करंट जो होता है उसमें मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है कि इस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, लेकिन वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। तो वेक्टर क्वांटिटी की जो डेफिनेशन होती है, पूरी डेफिनेशन, वो क्या होती है? मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन एंड ओबेज वेक्टर लॉ ऑफ अलजेब्रा। मतलब ऐसी राशि जिसमें परिमाण भी हो, दिशा भी हो और वेक्टर लॉ ऑफ अलजेब्रा उसे फॉलो करे, उसे हम कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है ना। और वेक्टर क्वांटिटी के एग्जांपल क्या है? फोर्स, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट। ठीक। अब वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? तो रिप्रेजेंट किया जाता है एक के ऊपर एरो लगाकर, और उनके मैग्नीट्यूड को, तो मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करते हैं कुछ इस तरीके से। समझ आ गया? और जो मैग्नीट्यूड होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ ऑफ एरो के। जैसे ये देखिए, ये एक वेक्टर है जिसका डायरेक्शन ये है, और इसमें जो ये है इसे कहते हैं हेड और इसे कहते हैं टेल। किसी वेक्टर का एक हेड होता है, एक टेल होता है। और मान लीजिए इसका जो मैग्नीट्यूड है वो है 5, और एक और वेक्टर है जिसका डायरेक्शन ये है और उसका मैग्नीट्यूड है 3। तो वेक्टर का जितना मैग्नीट्यूड होगा, एरो की लेंथ उतनी होगी। ठीक है ना। जैसे ये 5 है तो लेंथ बड़ी है, ये 3 है तो लेंथ छोटी है। ये आपको याद रखना है। और ये इसे बोलते हैं हेड, इसे बोलते हैं टेल। ठीक है। अब देखेंगे हम टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। तो वेक्टर्स के कौन कौन से टाइप्स हैं? फर्स्ट है जीरो वेक्टर या फिर नल वेक्टर। जीरो वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है वो होता है 0, और डायरेक्शन क्या होता है? तो डायरेक्शन क्या होगा? जीरो वेक्टर का क्या मतलब है? मतलब उसका मैग्नीट्यूड 0 है, मतलब एक पॉइंट है, तब इस पॉइंट का डायरेक्शन क्या होगा? एनी आर्बिट्री डायरेक्शन या फिर नो डायरेक्शन। मतलब कोई भी डायरेक्शन हो सकता है या फिर कोई डायरेक्शन नहीं होगा। बताइए, एक पॉइंट है तो क्या नो डायरेक्शन हो सकता है? जब यहाँ पर लिखा हुआ है नल वेक्टर, वेक्टर का तो मतलब ही है कि उसमें मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो, तो नो डायरेक्शन कैसे हो सकता है? तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा। तो आंसर है एनी आर्बिट्री डायरेक्शन, मतलब नल डायरेक्शन या जीरो डायरेक्शन का कोई भी डायरेक्शन हो सकता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है ऑप्शन में, क्योंकि नो डायरेक्शन भी होगा। मैग्नीट्यूड होता है 0 और डायरेक्शन होता है एनी आर्बिट्री डायरेक्शन, मतलब कुछ भी डायरेक्शन ले सकते हो। अब सेकेंड है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है? तो वो होता है 1, और डायरेक्शन क्वेश्चन में दिया होगा, क्वेश्चन में स्पेसिफाई होगा। और यूनिट वेक्टर को हम रिप्रेजेंट करते हैं ए के ऊपर कैप। और इसे निकालते कैसे हैं? तो इसे निकाला जाता है किसी वेक्टर को जब उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं तो हमें मिलता है यूनिट वेक्टर। फॉर्मूला समझ आया? किसी वेक्टर को जब हम उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं तो हमें मिलता है यूनिट वेक्टर। ठीक है। अब यहां पर क्या लिखा हुआ है कि यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। जैसे मान लीजिए ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस और ये है जेड एक्सिस। ठीक है, ये एक्स, ये वाई, ये जेड। अब यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, तो देखिए ये है यूनिट वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या है 1। तो एक्स डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर को हम रिप्रेजेंट करते हैं आई कैप से। वाई डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर को हम रिप्रेजेंट करते हैं जे कैप से, और जेड डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर को हम रिप्रेजेंट करते हैं जेड कैप से। ठीक है, तो आपको याद रखना है
कि आई कैप, जे कैप, जेड कैप ये यूनिट वेक्टर्स हैं एक्स, वाई और जेड डायरेक्शन में, ठीक है। अब फ्री वेक्टर्स क्या है? तो फ्री वेक्टर्स का मतलब है जैसे ये एक वेक्टर है तो इस वेक्टर को हम पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं। जैसे ये एक वेक्टर है तो इसे हम पैरेलली शिफ्ट करके यहाँ ला सकते हैं। तो मैथमेटिक में जितने भी हम वेक्टर्स पढ़ते हैं वो सारे वेक्टर्स फ्री वेक्टर होते हैं, हम उन्हें शिफ्ट कर सकते हैं। जैसे ये वेक्टर है जिसका डायरेक्शन ये है तो इसे हम पैरेलली शिफ्ट करेंगे यहाँ पर, तो इसका डायरेक्शन यही रहेगा और मैग्नीट्यूड भी यही रहेगा, ठीक है ना। तो उसे पैरेलली शिफ्ट किया जा सकता है, तो उसे कहते हैं फ्री वेक्टर। तो ये डेफिनेशन आपको ध्यान रखना है क्योंकि डेफिनेशन से क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। अब पोजीशन वेक्टर क्या है? तो जैसे मान लीजिए ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, ये है जेड एक्सिस और ये है ओरिजिन। एक पॉइंट है पॉइंट पी जिसके कोऑर्डिनेट्स है 2, 1, 3। इस पॉइंट का हमें निकालना है पोजीशन वेक्टर। तो कैसे निकालेंगे? तो जिस पॉइंट का हमें पोजीशन वेक्टर निकालना होता है उस पॉइंट को हम कनेक्ट कर देते हैं ओरिजिन से। तो ओरिजिन से कनेक्ट करते हैं इस पॉइंट पी को, तो हमें निकालना है अब ओ पी। क्या निकालना है? ओ पी वेक्टर। और इसे डिनोट कैसे करते हैं? इसे डिनोट करते हैं 2 आई कैप प्लस जे कैप प्लस 3 के कैप, ठीक है। ये रिप्रेजेंट करने का तरीका है। और ये बताता क्या है? ये बताता है पोजीशन ऑफ दैट पॉइंट या एड्रेस ऑफ दैट पॉइंट, मतलब इस पॉइंट का एड्रेस क्या है। मतलब इस पॉइंट पर जाने के लिए हमें एक्स एक्सिस में चलना होगा 2 यूनिट, वाई एक्सिस में चलना होगा 1 यूनिट और जेड एक्सिस में चलना होगा 3 यूनिट। तो ऐसे जाएंगे, एक्स में 2 गए, वाई में 1 गए और जेड में 3 आए। ये 3D है ना, इसलिए ऐसे चलेंगे, ठीक है। तो समझ आ गया। ऐसे ही कुछ हम 3D ज्योमेट्री में पढ़ेंगे। तो 3D ज्योमेट्री में होता है कार्टेशियन सिस्टम, तो उसमें कोऑर्डिनेट के रूप में दर्शाते हैं। तो 2, 1, 3, तो उसमें हम कोऑर्डिनेट्स के रूप में लिखेंगे। लेकिन यहाँ पर है वेक्टर सिस्टम। वेक्टर सिस्टम में लिखने का तरीका होता है पोजीशन ऑफ वेक्टर में। पोजीशन ऑफ वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं 2 आई कैप प्लस जे कैप प्लस 3 के कैप, ठीक है। ये लिखने का तरीका है, दोनों अलग अलग, बस मतलब एक सेम है। लेकिन ये भी बताता है एड्रेस ऑफ दैट पॉइंट और ये भी उस पॉइंट का एड्रेस बता रहा है। समझ आ गया? तो समझ आ गया पोजीशन वेक्टर कैसे लिखते हैं। जिस पॉइंट का हमें लिखना है तो हमें ओपी निकालना है, मतलब तो ओपी को लिखेंगे कैसे? 2 आई कैप प्लस जे कैप प्लस 3 के कैप, ठीक है। तो इसमें बताइए, इसमें 2 पॉइंट है, हमें पोजीशन वेक्टर ऑफ ए लिखना है, फिर पोजीशन वेक्टर ऑफ बी लिखना है। तो जिस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर लिखना है उसे हम ओरिजिन से कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो ओ ए हो गया और एक ओ बी हो जाएगा, क्योंकि बी का भी लिखना है ना हमें। ये ओरिजिन है, तो ओ ए वेक्टर क्या होगा? तो ओ ए वेक्टर होगा 2 आई कैप प्लस जे कैप प्लस 0 के है तो इसे लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक। और ओ बी वेक्टर कैसे लिखाएगा? मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, तो ये लिखाएगा 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस के कैप, ठीक है। अब यहां पर लिखा हुआ है ए बी वेक्टर, मतलब ए बी वेक्टर, ये कैसे लिखेंगे? मतलब हमें निकालना है ये ए बी वेक्टर, डायरेक्शन ये होगा। तो ए बी वेक्टर कैसे निकलेगा? हालांकि अभी मैंने आपको ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन नहीं बताया, लेकिन फिर भी समझिए कि हमें ओरिजिन से पॉइंट ओ से जाना है बी तक, और इसका डायरेक्शन क्या है? ओ ए वेक्टर है ना, तो इसका डायरेक्शन है ये, और ओ बी वेक्टर है तो इसका डायरेक्शन है ये। हमें ए बी वेक्टर निकालना है, तो ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन से निकालते हैं। तो देखिए पॉइंट ओ से हमें जाना है बी तक, ओ से बी तक जाने के 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता ये है कि ओ से ए तक जाओ, फिर ए से बी तक जाओ। दूसरा रास्ता ये है कि ओ से डायरेक्ट बी तक जाओ। तो दोनों रास्तों में हम जा रहे हैं बी तक। तो देखिए एक तरीका ये है कि ओ से बी तक जा रहे हैं, और दूसरा तरीका ये है कि पहले ओ से ए तक गए फिर ए से बी तक गए। तो यहाँ से ए बी की वैल्यू क्या आ रही है? ए बी वेक्टर क्या आ जाएगा? ए बी वेक्टर आएगा ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर, मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। तो जब भी हमें ए बी वेक्टर निकालना हो, ए बी वेक्टर निकालना है तो कैसे निकालेंगे? पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, मतलब पहले सेकंड वाले का पोजीशन वेक्टर फिर माइनस करेंगे पहले वाले के पोजीशन वेक्टर से, ठीक है। ये निकाला कैसे, ये मैं अभी आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा कि ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन क्या होता है।
लेकिन यहाँ आप समझिए, यदि आपको कभी निकालने को आ गया पी क्यू वेक्टर निकालो, कैसे निकालोगे? तो पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पी, पहले सेकंड वाले का पोजीशन वेक्टर, फिर माइनस फर्स्ट वाले का पोजीशन वेक्टर। तो इसका आंसर बताओ, ए बी वेक्टर क्या आएगा? पोजीशन वेक्टर ऑफ बी वो है ये, तो 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप, इसमें से माइनस करेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, तो 2i कैप प्लस j कैप, तो माइनस करेंगे तो क्या आएगा? i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप। ठीक है, तो ये है फाइनल आंसर किसका? ए बी वेक्टर का। समझ आया? थोड़ा बहुत समझ आया होगा, ये क्वेश्चन कर लीजिए, थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। इसमें हमें पोजीशन वेक्टर निकालना है पी का, फिर पोजीशन वेक्टर निकालना है क्यू का। पोजीशन वेक्टर ऑफ पी मतलब हर बार डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, बिना डायग्राम के भी हम सॉल्व कर सकते हैं, वो तो मैं आपको समझाने के लिए डायग्राम बना रहा था। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ पी मतलब ओ पी वेक्टर निकालना है, तो ओ पी वेक्टर कैसे डिनोट करेंगे? आई कैप प्लस, ये तो 0 है तो 2k कैप, फिर पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू मतलब ओ क्यू वेक्टर, वो क्या आएगा? 5i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। ठीक है, फिर हमें निकालना है पी क्यू वेक्टर। पी क्यू वेक्टर कैसे निकालते हैं? अभी बताया मैंने, पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पी। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू क्या है? ये पोजीशन वेक्टर ऑफ पी ये, दोनों को माइनस कर दो, क्या आ जाएगा? 4i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप। ठीक है, अब क्यू पी वेक्टर बताओ, तो क्यू पी वेक्टर क्या होगा? तो पोजीशन वेक्टर ऑफ पी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू, मतलब इन दोनों को सॉल्व करना है, ओ पी माइनस ओ क्यू करना है, तो इसका क्या आएगा? माइनस 4i कैप माइनस 2j कैप माइनस k कैप। ठीक है, समझ आया? और यहां पर देखिए, जो पी क्यू वेक्टर है और क्यू पी वेक्टर है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। देखिए यहाँ पर प्लस में आ रहा है और वही आ रहा है यहाँ पर नेगेटिव में, क्योंकि पी क्यू ऐसा है और क्यू पी कुछ ऐसा है, मतलब डायरेक्शन चेंज हो गई। जैसे पी क्यू तो ये है पी और ये क्यू, और क्यू पी कैसा है तो वही है, बट डायरेक्शन चेंज हो गई। तो डायरेक्शन चेंज हो गई इसलिए नेगेटिव साइन लग गया सब में। ठीक है, ये सब पॉजिटिव थे तो ये नेगेटिव हो गए। समझ आ गया? अब किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? तो हम पहले 2D में देखते हैं। जैसे मान लीजिए ये है y एक्सिस और ये है x एक्सिस, इस पर हमने एक जनरल पॉइंट ले लिया, पॉइंट P, जिसके कोऑर्डिनेट्स है x, y। हमें इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। तो पहले तो इस पॉइंट का बताओ पोजीशन वेक्टर, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P मतलब OP वेक्टर बताना है, तो वो क्या आएगा? तो वो आएगा xi कैप प्लस yj कैप। ठीक है, OP वेक्टर मतलब हमने ये निकाला, ओरिजिन से उस पॉइंट P को जोड़ दिया। अब हमें निकालना है मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे? और मैंने आपको बताया था मैग्नीट्यूड यानी लेंथ ऑफ दिस एरो, इसका डायरेक्शन क्या है? ये डायरेक्शन है। लेंथ ऑफ दिस एरो, हमें ये एरो की लेंथ निकालना है। मैग्नीट्यूड का मतलब यही है। कैसे निकालेंगे? तो पहले तो डायरेक्ट याद कर लो कि मैग्नीट्यूड क्या होता है, तो वो होता है, तो मैग्नीट्यूड होता है रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट्स है ना x, y, तो वो होता है रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब ये आया कैसे? तो देखिए ये पॉइंट पे हम कैसे पहुंचे? तो इस पॉइंट पे हम पहुंचे जब हमने x एक्सिस पर कितना डिस्टेंस चले x, और y एक्सिस पे चले y। तो पाइथागोरस प्रमेय लगा दो, तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो ये लेंथ आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ से ये लेंथ आ गई, हमें यही लेंथ तो निकालना था, लेंथ ऑफ दिस एरो। ठीक है ना, वही होता है मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड हो गया रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो आपको डायरेक्ट याद रखना है, जब भी पॉइंट दिए होंगे तो हमें उसका मैग्नीट्यूड निकालने को आए तो डायरेक्ट निकालोगे रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये तो हो गया 2D में। 3D में कैसा होगा? तो जैसे ये 3D है, ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, ये है जेड एक्सिस। एक पॉइंट है यहाँ पर, ये पॉइंट है पॉइंट P, जिसके कोऑर्डिनेट्स हमने लिए x, y, z। तो पहले तो पोजीशन वेक्टर निकालो। पोजीशन वेक्टर मतलब OP,
तो OP क्या आएगा, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। तो ये आ गया पोजीशन वेक्टर, मतलब OP कैप, OP वेक्टर, ठीक है ना। अब मैग्नीट्यूड बताओ, तो मैग्नीट्यूड क्या होगा, क्या बताया मैंने, रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो ये आ गया मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो किसी भी पॉइंट का मैग्नीट्यूड निकालने का आएगा तो आप रूट के अंदर लिख दोगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है, समझ आ गया। अब हम देखेंगे लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन। वेक्टर एडिशन के कुछ लॉ हैं जो आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट है ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन। हालांकि इस लॉ का यूज हम नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी एक लॉ है तो पता होना चाहिए कि काम कैसे करता है, ये लॉ होता क्या है, ठीक है ना। हालांकि इस लॉ का यूज हम करेंगे नहीं। ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन कैसा होता है, तो डायग्राम देखिए, ये पहले फर्स्ट डायग्राम को देखिए। इसमें हम पहले नाम दे देते हैं, ये है वेक्टर ए, ये है वेक्टर बी और ये है वेक्टर सी। हमें वेक्टर सी की वैल्यू निकालना है। अच्छा, इस डायग्राम में एरो दिख रहा है कि नहीं, देखो ए वेक्टर का एरो ये है, बी वेक्टर का एरो ये है और सी वेक्टर का एरो ये। तो देखिए ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन पहली बात तो लगता कब है, जब ट्राइंगल बनता है। तो इसमें देखिए एरो देखिए कहाँ तक जा रहे हैं, यहाँ तक जा रहे हैं, और शुरू कहाँ से हो रहे हैं, इस पॉइंट से। तो हमें इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाना है। तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाने के दो तरीके हैं। पहला तरीका क्या है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, यहाँ तक पहुँच जाएंगे। दूसरा तरीका है डायरेक्ट सी वेक्टर, और दोनों में हम पॉइंट यहाँ तक ही पहुँच रहे हैं। तो क्या तरीके हैं दोनों के, सी वेक्टर एक तरीका ये है, दूसरा तरीका है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो यहाँ से वेक्टर सी की वैल्यू आ गई वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, समझ आ गया। सेकेंड डायग्राम में देख लो, जैसे ये है वेक्टर ए, ये है वेक्टर बी, ये है वेक्टर सी। रेड वाले को हमने नाम दिया वेक्टर सी। एरो कैसे है इसमें, तो वेक्टर ए का एरो ऐसा है, वेक्टर बी का एरो ये है और वेक्टर सी का एरो ये है। तो इस डायग्राम में देखिए एरो यहाँ तक जा रहे हैं, है ना, ऐसे जा रहे हैं ना, और इस पॉइंट से शुरू हो रहे हैं। हमें इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाना है। कैसे जा सकते हैं, दो तरीके हैं। पहला तरीका है वेक्टर ए प्लस वेक्टर सी, दूसरा तरीका है वेक्टर बी। कौन कौन से तरीके हैं, पहला तरीका है वेक्टर ए प्लस वेक्टर सी और दूसरा तरीका है वेक्टर बी। दोनों में हम इसी पॉइंट तक जा रहे हैं, दोनों को इक्वल कर दिया। तो यहाँ से सी वेक्टर की वैल्यू आ गई वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए, ठीक है, समझ आ गया। अब थर्ड डायग्राम को देखो, तो इसमें यह है वेक्टर ए, यह है वेक्टर बी और यह है वेक्टर सी। वेक्टर ए का जो डायरेक्शन वो ये है, वेक्टर बी का डायरेक्शन ये है और वेक्टर सी का डायरेक्शन ये है। तो इस डायग्राम में हमें इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाना है। कैसे कैसे जा सकते हैं, पहला तरीका है वेक्टर ए डायरेक्ट पहुंच गया, दूसरा तरीका क्या है वेक्टर सी प्लस वेक्टर बी। तो यहाँ से वेक्टर सी की वैल्यू आ गई वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, समझ आ गया कैसे किया। हालांकि इस लॉ का हम यूज़ करेंगे नहीं, यदि समझ नहीं भी आया तो कोई बात नहीं, क्योंकि इसका यूज़ हम करने नहीं वाले, लेकिन आपको नाम याद होना चाहिए। ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन एक नाम का एक लॉ होता है, ठीक है ना। हम यूज़ कौन सा करेंगे, तो यूज़ करेंगे लूप लॉ ऑफ एडिशन। अब ये कब यूज़ होता है, तो ये ट्राइंगल हो, कोई सा भी पॉलीगन हो, चाहे वो हेक्सागन हो, चाहे पेंटागन हो या फिर ट्राइंगल हो, सब में यूज़ हो जाता है, क्वाड्रिलेटरल हो, है ना। लेकिन लूप बनना चाहिए, मतलब क्लोज डायग्राम होना चाहिए। तो ये लॉ कैसे यूज़ होता है, तो पहले नाम दे देते हैं, ये है वेक्टर ए, ये है वेक्टर बी, ये है वेक्टर सी। इसमें भी हमें वेक्टर सी की वैल्यू निकालना है। तो देखिए लूप लॉ ऑफ एडिशन में क्या होता है, हम किसी भी पॉइंट से शुरू कर सकते हैं और लूप बनाते हैं, मतलब इस पॉइंट से शुरू करेंगे और घूम फिर के इसी पॉइंट पर आएंगे। अब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी जा सकते हैं या फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी जा सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन एक बात ध्यान रखना है, पहले तो एरो देखो, ए वेक्टर का एरो ये है, बी वेक्टर का एरो ये है, सी वेक्टर का एरो ये है। जब हम एरो की डायरेक्शन में चलेंगे तब हम प्लस लेंगे, जब एरो के अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे तब हम नेगेटिव लेंगे, ठीक है। इस डायग्राम में बताता हूँ। जैसे हमें इस पॉइंट से शुरू कर रहे हैं, तो हमने इस पॉइंट से शुरू किया, हमें घूम फिर के इसी पॉइंट पर आना है, तो हम क्या करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलते हैं। तो कैसे चले, पहले ए में गए प्लस, फिर क्या किया, फिर प्लस क्यों लगाया, देखिए ए में प्लस क्यों है, क्योंकि ए का डायरेक्शन भी ये है और बी का डायरेक्शन भी ये है और हम उसी डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो यहाँ पर प्लस बी आ जाएगा। और फिर वापस उसी पॉइंट पर आने के लिए हमने सी पे गए, लेकिन सी का जो डायरेक्शन वो ये है, लेकिन हम आ ऐसे रहे हैं, तो ये आएगा नेगेटिव सी माइनस सी।
और इक्वल टू आएगा 0 के, क्योंकि लूप कंप्लीट हो गया। तो यहाँ से सी की वैल्यू क्या आई, सी की वैल्यू आ रही है ए प्लस बी, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। और देखिए इसमें भी यही वैल्यू आई थी, सी की वैल्यू क्या आई थी, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। अब ये वाले डायग्राम में देखो, ये है ए वेक्टर, ये है बी वेक्टर, ये है सी वेक्टर। ए का डायरेक्शन है ये, बी का डायरेक्शन है ये, और सी का डायरेक्शन है ये। किसी भी पॉइंट से शुरू कर सकते हो, हम इसी पॉइंट से शुरू करते हैं ना। तो इस बार हम चलते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो कैसे चलेंगे, तो सी, क्योंकि सी का डायरेक्शन वही है इसलिए प्लस आएगा। फिर बी में चल रहे हैं, लेकिन बी का जो डायरेक्शन है वो ऐसा है और हम नीचे आ रहे हैं, तो नेगेटिव बी और प्लस ए इक्वल टू 0। लूप कंप्लीट हो गया ना। तो यहाँ से सी की वैल्यू क्या आएगी, तो सी की वैल्यू आ रही है वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए। इसमें भी यही आया था, वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए। ठीक है। अब थर्ड डायग्राम में देखो, ये है ए वेक्टर, ये है बी वेक्टर, ये है सी वेक्टर। ए का जो डायरेक्शन वो ये है, बी का डायरेक्शन ये है, सी का डायरेक्शन ये। किस पॉइंट से शुरू करें, इस पॉइंट से शुरू करते हैं। कैसे चलें, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलते हैं। तो पहले हम बी पे गए, बी माइनस ए, क्योंकि ए का डायरेक्शन क्या है, ए का डायरेक्शन ये है ना, और फिर प्लस सी, प्लस सी इक्वल टू 0। तो यहां से सी की वैल्यू क्या आ रही है, तो सी की वैल्यू आ रही है ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, और इसमें भी यही आया था, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। ठीक है। तो लूप लॉ ऑफ एडिशन थोड़ा सा आसान होता है और किसी भी डायग्राम में बन जाएगा, मतलब लग जाएगा, चाहे वो ट्राइंगल हो, पेंटागन हो, हेक्सागन हो, क्वाड्रिलेटरल हो, किसी में भी लग जाएगा। ठीक है। तो इसमें लगा के बताओ, हमें एक्स की वैल्यू बताना है, तो लूप लॉ ऑफ एडिशन लगा दो। हम इस पॉइंट से शुरू करते हैं और कैसे चलें, ऐसे चलते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो देखिए एक्स, इसकी एक्स की वैल्यू निकालना है ना, प्लस ये है, ये सब में वो लगा हुआ है ना, क्योंकि वेक्टर है तो ऊपर एरो लगा हुआ है। तो एक्स वेक्टर प्लस डी वेक्टर। प्लस क्यों लगाया, क्योंकि जो डी का जो डायरेक्शन है वो भी ये है और हम इसी डायरेक्शन में जा रहे हैं। फिर माइनस सी, फिर प्लस बी, फिर माइनस ए, और हम आ गए इसी पॉइंट पे, इसी पॉइंट से शुरू किया ना हमने, इक्वल टू 0। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या आ रही है, एक्स की वैल्यू आ रही है ए माइनस बी प्लस सी माइनस डी। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए माइनस बी प्लस सी माइनस डी। समझ आ गया कैसे सॉल्व किया। तो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है ना, आपको डायग्राम हो जाएगा, आपको वेक्टर एक्स की वैल्यू निकालना होगा, एक्स वेक्टर की। अब इसे सॉल्व करो, हमें एक्स की वैल्यू निकालना है। तो यहाँ से शुरू करते हैं और इस बार हम चलेंगे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। कैसे होंगे, यहाँ से शुरू कर रहे हैं हम, तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर एक्स प्लस, सॉरी एक्स में तो माइनस आएगा क्योंकि एक्स का डायरेक्शन कैसा है, नीचे है ना, तो माइनस एक्स डायरेक्ट एक्स वेक्टर माइनस सी वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू 0। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या आ रही है, एक्स की वैल्यू आ रही है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर। कौन सा ऑप्शन, इसमें भी ऑप्शन नंबर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर। समझ आ गया, आसान है, लूप लॉ ऑफ एडिशन आसान है। अब एक पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन भी होता है, बस आपको इसका नाम याद रखना है। ठीक है ना। इसमें भी हमें ये रेड वाली लाइन, इसका वैल्यू निकालना है। इसे हम सॉल्व करेंगे लूप लॉ ऑफ एडिशन से। पहले तो नाम देखिए, ये है वेक्टर ए, ये है वेक्टर बी, और डायरेक्शन कैसा है, वेक्टर ए का डायरेक्शन ये है, वेक्टर बी का डायरेक्शन ये। हमें इसकी वैल्यू निकालना है, ये रेड वाला है ना, तो इसे हम एक नाम दे देते हैं एक्स। एक्स की वैल्यू निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, और इसका डायरेक्शन कैसा है, इसका डायरेक्शन है ये। कैसे निकालेंगे, तो देखिए मैंने आपको बताया था टाइप ऑफ वेक्टर में कि जितने भी वेक्टर्स हम मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं वो सारे होते हैं फ्री वेक्टर, मतलब किसी भी वेक्टर को हम पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं। तो इस लाइन को हम शिफ्ट करके यहाँ ला सकते हैं, तो हम ले आते हैं। तो इस लाइन को हमने शिफ्ट करके यहाँ ले आए। ठीक है, तो ये आ गया। अब ये लूप बन गया, लूप बन गया ना, तो बस एक्स की वैल्यू निकाल लो। किस पॉइंट से शुरू करें, तो इस पॉइंट से शुरू करते हैं। तो ये है ए वेक्टर। तो देखिए एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं, तो क्या आएगा,
ए वेक्टर माइनस एक्स प्लस बी वेक्टर इक्वल टू 0। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या आ रही है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू आ गई, तो मैं एक्स को हटा दे रहा हूँ, तो इसकी वैल्यू आ गई है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ठीक है, समझ आ गया। हालांकि आपको यह भी याद रखना है कि किसी भी पैरेललोग्राम में जो बड़ा वाला डायगोनल होता है उसकी वैल्यू होती है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, और जो छोटा डायगोनल होता है, जैसे यदि एक डायगोनल यहां भी बने तो इसकी वैल्यू होती है, इसकी वैल्यू क्या होती है, निकाल भी लो। अच्छा आप, तो ये लूप बन गया, कौन सा, ये लूप बन गया ना। तो देखिए इसमें क्या आएगा, हम इस पॉइंट से शुरू करते हैं, इस पॉइंट से शुरू कर रहे हैं, तो बी वेक्टर किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज। तो बी वेक्टर, और इसका कैसा डायरेक्शन है डायग्राम का, ऐसा है ना, जो एरो है वो ऐसा है, जिसकी वैल्यू हमें निकालना है, और हमने इसकी वैल्यू वाई रखी है। तो प्लस वाई माइनस ए वेक्टर इक्वल टू 0। तो यहाँ से वाई की वैल्यू क्या आ रही है, तो यहाँ से वाई की वैल्यू आएगी ए माइनस बी, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। तो जो ये छोटा वाला डायगोनल है इसकी वैल्यू आएगी वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। ठीक है, आपको रटना नहीं, हालांकि निकालना आसान है क्योंकि लूप लॉ ऑफ एडिशन लगा देना। लेकिन फिर भी आप याद रख सकते हो कि किसी भी पैरेललोग्राम में जो बड़ा वाला डायगोनल होता है उसकी वैल्यू होती है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, और छोटे वाले डायगोनल की वैल्यू होती है ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। ठीक है, अब हम देखेंगे मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय स्केलर, मतलब किसी वेक्टर में मल्टीप्लाई करना है किसी स्केलर से। बहुत आसान प्रॉपर्टी है। जैसे एक वेक्टर है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, इस वेक्टर में मल्टीप्लाई करना है एक स्केलर से जो कि है के। तो इसे डायरेक्ट एग्जांपल से समझो कि एक वेक्टर है 2 आई कैप प्लस जे कैप प्लस 3 के कैप, इस वेक्टर में हमें मल्टीप्लाई करना है एक स्केलर से। तो स्केलर मान लिया हमने 3, तो क्या आ जाएगा, तो आ जाएगा 6 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 9 के कैप। आसान है, मतलब डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना है। अब यहां पर क्या लिखा हुआ है, यदि दो वेक्टर है प्लस में और उसमें किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करना है और ये कोष्टक लगा हुआ है, तो स्केलर से डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा, के ए वेक्टर प्लस के बी वेक्टर। तो इसी भी एग्जांपल समझ लो, जैसे इन दोनों को ऐड करने पे, जैसे मान लीजिए एक स्केलर लिखा हमने 2 आई कैप प्लस जी कैप, इसमें हमें मल्टीप्लाई करना है एक स्केलर से, तो 3 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा, तो 6 आई कैप प्लस 3 जे कैप। ठीक है, अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ऐसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जैसे यदि लिखा हुआ है 3 + 2 और बाहर एक स्केलर लिखा हुआ है, हमने ले लिया आई कैप, क्या आ जाएगा, तो आ जाएगा 3 आई कैप प्लस 2 आई कैप, और इसे हम टोटल करके लिख सकते हैं 5 आई कैप। ठीक है, आसान प्रॉपर्टीज है। बढ़ते आगे, अब देखेंगे हम कोलिनियर वेक्टर्स। तो कोलिनियर वेक्टर्स को ध्यान से समझना है, इसके क्वेश्चंस आते हैं। पहले आपको यहां पर समझना होगा व्हाट इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, दो वेक्टर्स के बीच एंगल कैसे निकलता है। जैसे मान लीजिए एक वेक्टर है ये और एक वेक्टर है ये, हमें इन दोनों वेक्टर्स के बीच एंगल निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो यहां नोट करके लिखा हुआ है कि एंगल बताने के लिए टेल से टेल मिलाते हैं। किसी भी वेक्टर में ये होता है हेड, ये होता है टेल, मैंने आपको बताया था। तो एंगल बताने के लिए टेल से टेल मिलाएंगे। ठीक है, और ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि यदि डायग्राम में क्वेश्चन आ गया तो इसलिए देखिए, और टेल से टेल मिलाएंगे। और मैंने आपको बताया था जितने भी वेक्टर्स मैथमेटिक्स में होते हैं वो फ्री वेक्टर होते हैं, मतलब उन्हें हम मूव कर सकते हैं पैरेलली। तो हमने इसे मूव कर दिया पैरेलली, यहाँ ले आए, और मैग्नीट्यूड सेम रहता है। ठीक है ना, सिर्फ मूव कर सकते हैं उन्हें पैरेलली। अब हमें ये थीटा की वैल्यू बताना है, दोनों के बीच का एंगल बताना है। ठीक है, और यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखना है कि जो थीटा की वैल्यू होती है वो 0 से लेकर 180 तक ही होती है। ठीक है, 0 से लेकर 180 तक। क्लियर। इस पर क्वेश्चन कैसे आते हैं, इस पर क्वेश्चन ऐसे बन सकते हैं कि आपको दोनों वेक्टर्स के बीच एंगल बताना है, तो आपको बोल देंगे साइन थीटा की वैल्यू बताओ, और ऑप्शन दे देंगे 1/2, -1/2, या और भी नेगेटिव में कुछ दे देंगे -3/2। ठीक है, या फिर नन ऑफ दिस। तो क्या आंसर लगाओगे, देखिए मैंने आपको बताया थीटा की वैल्यू 0 से लेकर 180 तक होगी, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट तक ही हमारा एंगल जा रहा है,
और फर्स्ट और सेकेंड में साइन होता है पॉजिटिव, तो ये तो हो ही नहीं सकता ना आंसर, आंसर होगा 1/2। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे बन सकते हैं, या फिर डायरेक्ट एंगल बोल सकता है कि इन दोनों वेक्टर्स के बीच एंगल बताओ। कैसा निकालेंगे अभी हम देखेंगे, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि एंगल जो आएगा वो थीटा से लेकर 180 और 0 से लेकर 180 तक ही आएगा। ठीक है, समझ आ गया। अब आप यदि सोचो कि डायग्राम में यदि एक वेक्टर है ऐसा जिसका डायरेक्शन है ये, और दूसरा वेक्टर है ये, और इन दोनों वेक्टर्स के बीच एंगल निकालना है, तो यदि हम इसे पैरेलली मूव करके दोनों को टेल से टेल मिला दें, तो अब हमें एंगल निकालना है। कौन सा एंगल निकालेंगे, ये वाला एंगल या फिर ये एंगल? तो हमेशा छोटा वाला एंगल निकालते हैं, ठीक है ना। और इसमें ऐसा कोई कन्वेंशन नहीं है कि क्लॉकवाइज निकालोगे तो नेगेटिव में एंगल आएगा, एंटी क्लॉकवाइज निकालोगे तो पॉजिटिव आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। हमें छोटा वाला एंगल निकालना है, क्योंकि जो थीटा की वैल्यू होती है वो 0 से लेकर 180 तक ही होती है। ठीक है, क्लियर। अब कोलिनियर वेक्टर क्या होता है? कोलिनियर वेक्टर बोलो या फिर पैरेलल वेक्टर बोलो, दोनों का मतलब सेम है। कोलिनियर वेक्टर कब होता है? जब दो वेक्टर्स के बीच जो एंगल होता है वो या तो 0 हो या 180 हो। समझ आ गया? कोलिनियर वेक्टर कब बोलते हैं? जब दो वेक्टर्स के बीच जो एंगल होगा या तो 0 होगा या 180 होगा। अब एंगल 0 कब होगा? एंगल 0 तब होगा जब एक वेक्टर हो ऐसा इस डायरेक्शन में और दूसरा वेक्टर भी ऐसा हो उसी डायरेक्शन में। ठीक है, तो जब इन दोनों के बीच हम एंगल निकालेंगे तो कितना निकलेगा? तो देखिए पैरेलली मूव करेंगे तो ये तो एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगे, तो मतलब एंगल कितना निकलेगा? एंगल आ जाएगा 0। ठीक है, और सेम डायरेक्शन में है इसलिए इन दोनों के बीच का एंगल होगा 0। लेकिन यदि एक वेक्टर हो ऐसा इस डायरेक्शन में और दूसरा वेक्टर हो ये इस डायरेक्शन में, तब इन दोनों वेक्टर्स के बीच जो एंगल होता है वो होता है 180। दोनों के बीच टेल को टेल से मिलाओ। कैसे मिलाएंगे? तो देखिए दोनों के बीच जब टेल से टेल मिला रहे हैं तो यहां पर जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है? 180 बन रहा है। तो ये दोनों जो वेक्टर्स हैं वो हैं पैरेलल वेक्टर्स या फिर कोलिनियर वेक्टर्स। दो वेक्टर्स के बीच जब एंगल 0 या फिर 180 होता है तब हम बोलते हैं पैरेलल वेक्टर या फिर कोलिनियर वेक्टर। अब यदि दो वेक्टर्स के बीच 0 एंगल बन रहा है तब उसे हम क्या बोलते हैं? तब उसे बोलते हैं लाइक वेक्टर। और जब 180 एंगल बनता है तब उसे बोलते हैं अनलाइक वेक्टर। लाइक वेक्टर कब बोलते हैं? जब दोनों वेक्टर्स के बीच 0 एंगल बनता है, 0 डिग्री का एंगल। और अनलाइक वेक्टर जब दोनों वेक्टर्स के बीच एंगल 180 डिग्री बनता है। क्लियर? ये नाम आपको याद रखना है। कोलिनियर वेक्टर दो टाइप के होते हैं, लाइक वेक्टर, अनलाइक वेक्टर। ठीक है, अब यहां पर लिखा हुआ है इफ टू वेक्टर्स आर पैरेलल दे आर प्रोपोर्शनल, और इसमें लगा लो स्टार। मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमें क्वेश्चन ऐसे देंगे, दो वेक्टर दे देंगे और बोलेंगे कि दोनों वेक्टर पैरेलल है, तो हमें ये प्रॉपर्टी का यूज करना पड़ेगा कि जब दो वेक्टर पैरेलल होते हैं तो वो प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? इफ टू वेक्टर्स आर पैरेलल या फिर कोलिनियर। पैरेलल कोलिनियर मतलब सेम ही है। यदि दो वेक्टर कोलिनियर हैं तो ए इक्वल टू होता है लैम्डा वी। अब इनका मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए एक वेक्टर ए दिया हुआ है जो कि है ये, डायरेक्शन ये है, और इसका जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड हमने मान लिया 6। ठीक है, और एक वेक्टर बी है जो कि इसके पैरेलल है। ठीक है, और इसका मैग्नीट्यूड है 3। जब दो वेक्टर्स एक दूसरे के पैरेलल होते हैं तो प्रोपोर्शनल होते हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं? तो हम ए को लिख सकते हैं 2 बी वेक्टर, ऐसा लिख सकते हैं ना, क्योंकि बी का मैग्नीट्यूड है 3, ए का मैग्नीट्यूड है 6, तो हम ए वेक्टर को लिख सकते हैं 2 इंटू बी वेक्टर। तो बस यही बोला गया है यहाँ पर ए इंटू लैम्डा बी। तो लैम्डा की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, ये प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, अब इस पर क्वेश्चन कैसा बनेगा? जैसे ये क्वेश्चन आपके एग्जाम का है, हमें लैम्डा की वैल्यू बताना है और हमें दो वेक्टर दिए हुए हैं और बोला है कि दोनों वेक्टर पैरेलल है। अब दोनों वेक्टर पैरेलल है मतलब प्रोपोर्शनल होंगे। प्रोपोर्शनल होंगे तो कैसी प्रॉपर्टी यूज होगी? तो 2/8 इक्वल टू -3 लैम्डा इक्वल टू 1/4। तो ये प्रॉपर्टी यूज होगी क्योंकि प्रोपोर्शनल है इसलिए ऐसा लिख सकते हैं। बस कंपेयर कर लो, लैम्डा की वैल्यू बता दो। तो इन दोनों कंपेयर करते हैं तो लैम्डा की वैल्यू आ रही -12। तो आंसर आ गया सी। ठीक है, समझ आ गया? आसान है। यदि आपको प्रॉपर्टी पता होगी, हमसे बोलेंगे कि दो वेक्टर पैरेलल है, पैरेलल है मतलब हमें प्रोपोर्शनल वाली प्रॉपर्टी लगाना है बस। ठीक, अब यहां पर लिखा हुआ है कोप्लेनर वेक्टर। अब कोप्लेनर वेक्टर नाम से समझ आ रहा है
कि किसी एक प्लेन पर जब दो वेक्टर हों तो उन्हें हम कहते हैं कोप्लेनर वेक्टर। ठीक है, समझ गए? वेक्टर्स लाइंग इन सेम प्लेन, तो सेम प्लेन पर जब दो वेक्टर होते हैं तो उसे हम बोलते हैं कोप्लेनर वेक्टर। अब कोई दो वेक्टर हमेशा सेम प्लेन पर होंगे, ठीक है ना, मतलब दो वेक्टर ऑलवेज कोप्लेनर। जैसे यदि एक प्लेन है, चलो प्लेन तो बाद में बनाओ, पहले दो वेक्टर बना देते हैं। जैसे एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, तो ये दोनों वेक्टर सेम प्लेन पर लाई करेंगे क्योंकि ये सेम प्लेन है ना। ठीक है, तो दो वेक्टर हमेशा ऑलवेज कोप्लेनर होते हैं। लेकिन यदि तीन या मोर वेक्टर है, 3 और मोर वेक्टर्स, तो ज़रूरी नहीं कि वो सेम प्लेन पर लाई करें। हो सकता है सेम प्लेन पर लाई कर जाए, हो सकता है, और हो भी नहीं, मतलब हो नहीं भी सकता है। ठीक है ना, लेकिन दो हैं तो वो तो हमेशा कोप्लेनर होंगे। लेकिन यदि 3 या 3 से ज़्यादा है तो ज़रूरी नहीं, क्योंकि हो सकता है 3D में हो जाए। जैसे 3D में ही समझाता हूँ, जैसे ये डायग्राम देखिए। ठीक है, इसमें देखिए एक वेक्टर मान लीजिए ये है, एक वेक्टर ये, तो ये तो सेम प्लेन पर होगा। ये मैं पीछे वाले प्लेन की बात कर रहा हूँ, जो पीछे प्लेन है ना, ये इतना इसमें है। लेकिन एक वेक्टर यहाँ पर हो सकता है, तो ये तो अलग प्लेन पे हो गया ना, तो कोप्लेनर नहीं होंगे। हो सकता है तीनों सेम प्लेन पर हो, लेकिन पॉसिबिलिटी ये भी है कि अलग प्लेन पे हो जाए। और ये भी हो सकता है कि ऐसे एक प्लेन पे ये वाला वेक्टर आ जाए, है ना, तो कोप्लेनर नहीं होंगे। 3 या 3 से ज़्यादा यदि वेक्टर आ जाए तो। समझ आ गया? फील आ गई होगी थोड़ी बहुत। बाकी आपको ये लाइन याद रखना है कि 2 वेक्टर्स आर ऑलवेज कोप्लेनर, लेकिन 3 और मोर वेक्टर्स मे नॉट बी कोप्लेनर, मतलब हो भी सकते हो नहीं भी। ठीक है, अब हम देखेंगे डॉट प्रोडक्ट। तो इसे भी ध्यान से समझना, डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक वेक्टर है वेक्टर ए और दूसरा वेक्टर है वेक्टर बी। इन दोनों वेक्टर्स के बीच हमें डॉट प्रोडक्ट निकालना है। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? उसका फॉर्मूला होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा। तो ये फॉर्मूला याद रहेगा, क्या होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा। और थीटा क्या होता है? थीटा होता है दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल। और इसे डिनोट ऐसे भी कर सकते हैं, थीटा इक्वल टू वेक्टर ए वेक्टर बी और बीच में कैप। तो इसे ऐसे भी डिनोट किया जा सकता है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। और डॉट प्रोडक्ट को हम स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। स्केलर प्रोडक्ट क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जो आंसर आता है वो आता है स्केलर के रूप में। ठीक है, क्योंकि ये भी एक क्वांटिटी आएगी स्केलर के रूप में और ये भी स्केलर क्वांटिटी होगी, इसलिए इसे बोला जाता है स्केलर प्रोडक्ट। क्लियर? याद रहेगा ये फॉर्मूला। अब यदि कहीं पर लिखा हो आई कैप इंटू आई कैप, या फिर जे कैप इंटू जे कैप, या फिर के कैप इंटू के कैप, तो इसकी वैल्यू होती है 1। क्या होती है? 1। ऐसा क्यों? आई कैप क्या होता है? तो आई कैप होता है यूनिट वेक्टर एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में। एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होता है उसी को हम बोलते हैं आई कैप। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है? 1। तो आई कैप इंटू आई कैप करेंगे तो फॉर्मूला लगाओ, क्या आएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप, इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है? 1। और इसका मैग्नीट्यूड दोनों का 1 ही होगा, इंटू कॉस थीटा। थीटा की वैल्यू क्या आएगी? दोनों पैरेलल हैं और सेम डायरेक्शन में, तो थीटा की वैल्यू तो 0 आ रही है। तो 1 इंटू 1 इंटू 1, तो ये तो 1 आ रहा है। ऐसे ही यदि जे कैप इंटू जे कैप होगा, के कैप इंटू के कैप होगा, तो उसकी वैल्यू 1 आएगी। ठीक है, लेकिन यदि आई कैप इंटू जे कैप आ गया, या फिर जे कैप इंटू के कैप, या फिर के कैप इंटू आई कैप, तब क्या होगा? जैसे ये 3D बना दिया हमने। ठीक है, ये है एक्स, ये है वाई, ये है जेड। तो यूनिट वेक्टर जो वाई एक्सिस के डायरेक्शन में होता है उसे हम बोलते हैं जे कैप, और यूनिट वेक्टर जो जेड डायरेक्शन में होता है, जेड एक्सिस के डायरेक्शन में, उसे कहते हैं जेड कैप। ठीक है, तो यदि हमें निकालना हो आई इंटू जे, तो ये है आई कैप, ये है जे कैप। तो इन दोनों के बीच एंगल कितना होता है? एंगल होता है 90, और दोनों का मैग्नीट्यूड तो 1 1 है। तो आई कैप इंटू जे कैप होगा तो 1 इंटू 1, और कॉस 90, कॉस 90 क्या होता है? 0। तो इसका आंसर आ जाएगा 0। ठीक है, आपको ये याद रखना है, आई कैप यदि इंटू होगा, या फिर जे कैप इंटू जे कैप होगा, के कैप इंटू के कैप होगा, तो उसकी वैल्यू 1 आएगी। और यदि आई इंटू जे, जे इंटू के इंटू आई होगा, तो उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है,
अब यहाँ पर यदि एक वेक्टर ए है जो कि हमें ये दिया हुआ है, वेक्टर बी है, एक वेक्टर बी है जिसकी वैल्यू ये दी हुई है, हमें वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी निकालना है, उन दोनों के बीच डॉट प्रोडक्ट निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे a1 इंटू b1 प्लस b2 a2 इंटू b2 प्लस a3 इंटू b3। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है, यदि दो वेक्टर्स हमें दिए हुए हैं और हमें डॉट प्रोडक्ट निकालना है तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो, आई वाले को आई वाले के साथ, जे वाले को जे वाले के साथ और के वाले को के वाले के साथ। ठीक है, तो इसका आंसर बताओ। हमें दो वेक्टर दिए हुए हैं और ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर निकालना है, डॉट प्रोडक्ट निकालना है। तो 3 इंटू 1 प्लस 2 इंटू -2 तो -4 प्लस 5, क्या आंसर आ रहा है? तो आंसर आ रहा है 4। आसान है, ठीक है। अब देखेंगे हम प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट। तो इसकी बहुत सी प्रॉपर्टीज हैं, एक एक करके देखेंगे जो कि आपको याद रखना है। फर्स्ट प्रॉपर्टी देखिए क्या लिखा हुआ है, यदि दो वेक्टर्स के बीच डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो a इंटू बी करो या फिर b इंटू ए करो, दोनों की वैल्यू सेम आएगी। समझ आया? जैसे अभी हमने क्वेश्चन किया था, इसमें दो वेक्टर दिए हुए थे, हमें डॉट प्रोडक्ट निकालना था तो हमने a इंटू बी किया, यदि हम b इंटू ए करते तब भी आंसर सेम आएगा, है ना। तो यहाँ पर यही लिखा हुआ है, जब डॉट प्रोडक्ट होता है तो a इंटू बी करो या फिर b इंटू ए करो, दोनों की वैल्यू सेम आएगी। ठीक, सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसमें जितने स्टार लगाना लगा लो। क्या लिखा हुआ है? वेक्टर ए इंटू वेक्टर ए, इन दोनों के बीच जब डॉट प्रोडक्ट लगाते हैं तो इसका आंसर होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए का होल स्क्वायर। अब ये कैसे आया? तो वेक्टर ए इंटू वेक्टर ए, दोनों के बीच डॉट प्रोडक्ट लगाएंगे तो क्या आएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू कॉस थीटा। थीटा की वैल्यू क्या आएगी? तो वेक्टर ए मान लिया ये है और एक और वेक्टर भी यही है, वेक्टर ए, दोनों के बीच एंगल कितना होगा? एंगल होगा 0, एंगल 0 होगा तो कॉस 0 क्या होता है? कॉस 0 होता है 1, तो ये आ जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर, होल स्क्वायर, मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर। ठीक है, अच्छा यहाँ पर ये लिखा हुआ है वेक्टर ए इंटू वेक्टर ए, इसे और कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? तो इसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है वेक्टर ए का स्क्वायर। ये रिप्रेजेंट करने का तरीका है, यदि ऐसा लिखा हुआ है इसका मतलब ये है वेक्टर ए इंटू वेक्टर ए लिखा हुआ है और उसका मतलब होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए का होल स्क्वायर। तो डायरेक्ट इसे ऐसा भी लिख सकते हैं, यदि कहीं लिखा हुआ है वेक्टर ए का स्क्वायर तो हम इसे लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए का होल स्क्वायर। ठीक है, ये याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, कहीं भी लग जाती है क्योंकि। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है? थर्ड प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। जैसे लिखा हुआ है वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं? डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी, डॉट प्रोडक्ट है, प्लस वेक्टर ए इंटू वेक्टर सी। यदि यहाँ बीच में माइनस लगा होता तो यहाँ पर माइनस आ जाता, ठीक है ना। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आपको ध्यान रखना है। अब फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है? फोर्थ प्रॉपर्टी है, जैसे यदि लिखा हुआ है वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी, दोनों के बीच डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला लगाओ, क्या आएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा। अब आप मुझे बताइए कि दोनों वेक्टर्स का जो डॉट प्रोडक्ट है उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी और मिनिमम वैल्यू क्या आएगी? तो मैक्सिमम वैल्यू कब आएगी? जब आएगी जब कॉस थीटा की वैल्यू होगी 1, और मिनिमम वैल्यू कब आएगी? जब कॉस थीटा की वैल्यू होगी -1। तो जब +1 होगी वैल्यू, जब मैक्सिमम वैल्यू आएगी तो इसका आंसर क्या आएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। और जब इसकी वैल्यू -1 होगी कॉस थीटा की वैल्यू, तब इसकी वैल्यू मिनिमम आएगी। तो मिनिमम वैल्यू क्या होगी? माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ठीक है, तो यहाँ पर यही लिखा हुआ है, ए और बी के जब डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो उसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो होगी मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी, और उसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी? माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ठीक है, समझ आ गया? फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या है? उसी से मिलती जुलती है, जब इन दोनों के बीच डॉट प्रोडक्ट करते हैं वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच, तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव कब आती है? इसका फॉर्मूला क्या होता है? फिर से लिख लो, फॉर्मूला होगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा। तो देखिए, जब थीटा की वैल्यू 0 से लेके π/2 होगी और π/2 में लगा हुआ है ओपन इंटरवल,
तो 0 से लेकर π/2 मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस होता है पॉजिटिव, और ये इनकी वैल्यू तो हमेशा पॉजिटिव होना है क्योंकि मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड मतलब लेंथ। और वैसे भी मैग्नीट्यूड निकालते कैसे हैं, मैग्नीट्यूड निकालते हैं रूट के अंदर x² + y² + z², तो इसकी वैल्यू तो हमेशा पॉजिटिव आना है, तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। अब कॉस थीटा ये कब पॉजिटिव होगा, जब थीटा की वैल्यू 0 से लेकर π/2 होगी, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस होता है पॉजिटिव, तो ये होगा पॉजिटिव कब, जब थीटा की वैल्यू 0 से π/2 होगी। और नेगेटिव कब होगा, जब थीटा की वैल्यू π/2 से लेकर पाई तक होगी, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस होता है नेगेटिव। और π/2 यहाँ पर भी लिखा हुआ है ऊपर इंटरवल, क्योंकि π/2 में जब थीटा की वैल्यू π/2 होती है तब कॉस की वैल्यू हो जाती है 0, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 0, तो यहाँ पर यही लिखा हुआ है। ठीक है। सिक्स्थ प्रॉपर्टी क्या है, सिक्स्थ प्रॉपर्टी है यदि ए वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लगाओ इनटू करो 0 वेक्टर से, या वेक्टर है 0 वेक्टर है, ठीक है ना, तो इसका आंसर होता है 0। ठीक है, और ये स्केलर है। और वैसे भी डॉट प्रोडक्ट 2 वेक्टर क्वांटिटी में ही लगता है, जैसे यदि कहीं लिखा हो 3 × a वेक्टर तो ये गलत होगा, मतलब ये जो डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट सिर्फ 2 वेक्टर्स के बीच में ही लगता है। समझ आ गया, तो डॉट प्रोडक्ट आपको याद रखना, डॉट प्रोडक्ट 2 वेक्टर्स के बीच में ही लगेगा। तो यदि ऐसा हो कि वेक्टर a डॉट प्रोडक्ट वेक्टर b, सॉरी वेक्टर ये क्या है 0 वेक्टर, तो इसका आंसर होगा 0। ठीक है। सेवंथ प्रॉपर्टी क्या है, तो फिर से वही फॉर्मूला लिखो, वेक्टर a इंटू वेक्टर b डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ a इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b इंटू कॉस थीटा। तो यदि हमें थीटा की वैल्यू निकालना है तो कैसे निकालेंगे, तो यहां से कॉस थीटा इक्वल टू आ जाएगा वेक्टर a इंटू वेक्टर b मतलब डॉट प्रोडक्ट अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b, तो यहां से थीटा की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो ये फॉर्मूला भी आपको याद रखना है। एट्थ प्रॉपर्टी क्या है, तो एट्थ प्रॉपर्टी है यदि 2 वेक्टर एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है, यहां पर लिखा हुआ है ना वेक्टर a इज परपेंडिकुलर वेक्टर b। अब 2 वेक्टर एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर है, मतलब उन दोनों के बीच का एंगल क्या हो जाएगा, एंगल हो जाएगा 90। और cos 90 क्या होता है, cos 90 होता है 0, तो जब उन दोनों के बीच डॉट प्रोडक्ट लगाएंगे तो डॉट प्रोडक्ट आएगा 0 के। ठीक है, तो यदि 2 वेक्टर एक दूसरे को परपेंडिकुलर है तो उनका डॉट प्रोडक्ट होता है 0 के। लेकिन यदि कभी लिखा है a वेक्टर इंटू बी वेक्टर इक्वल टू 0, तो क्या इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि ये दोनों वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, तो ऐसा हम डायरेक्ट नहीं बोल सकते क्योंकि इस पर 3 कंडीशन लग रही हैं। ऐसा कब कब हो सकता है, पहली कंडीशन ये हो सकती है कि वेक्टर a की वैल्यू 0 आ जाए, दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है वेक्टर b की वैल्यू 0 आ जाए, 0 वेक्टर की इक्वल हो जाए, और तीसरी कंडीशन हो सकती है कि वेक्टर a इज परपेंडिकुलर वेक्टर b। ठीक है ना, तो 3 कंडीशंस हो सकती है यदि a इंटू बी ए वेक्टर और b वेक्टर के बीच डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू 0 हो जाए तब। ठीक है ना, तो ये आपको ध्यान रखना है कि यदि a वेक्टर परपेंडिकुलर b वेक्टर लिखा हुआ है तो इसका मतलब तो हम बोल सकते हैं कि दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो 0 होगा, लेकिन इसका उल्टा हम डायरेक्ट नहीं बोल सकते। यदि लिखा हुआ है वेक्टर a और वेक्टर b उनका डॉट प्रोडक्ट 0 है तो 3 कंडीशन हो सकती है कि वेक्टर a इक्वल हो जाए 0 वेक्टर के, या वेक्टर b इक्वल हो जाए 0 वेक्टर के, या फिर वेक्टर a इज परपेंडिकुलर वेक्टर b। ठीक है। नाइन्थ प्रॉपर्टी क्या है, तो नाइन्थ प्रॉपर्टी है यदि कहीं लिखा हुआ है वेक्टर b इक्वल टू वेक्टर c, तो हम दोनों साइड वेक्टर a का मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं वेक्टर a डॉट प्रोडक्ट वेक्टर b इक्वल टू वेक्टर a डॉट प्रोडक्ट वेक्टर c। ठीक है, लेकिन यदि कहीं पे लिखा हुआ है ऐसा तो हम a से a नहीं काट सकते। ठीक है ना, ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि ये लिखा क्या है, ये लिखा हुआ है वेक्टर a इंटू वेक्टर b माइनस वेक्टर इंटू वेक्टर c डॉट प्रोडक्ट है इक्वल टू 0। इसमें से वेक्टर a कॉमन ले लो तो क्या आ जाएगा वेक्टर b माइनस वेक्टर c, तो इन दोनों वेक्टर्स का मल्टीप्लाई इक्वल टू आ रहा है 0 के, तो यहाँ पर फिर से 3 कंडीशन लग जाएंगी। कौन कौन सी, ये 3 थी ना, तो यहाँ पर 3 कंडीशन क्या लग जाएंगी। पहली कंडीशन ये हो सकती है, छोटा एरो करो, पहली कंडीशन ये हो सकती है कि वेक्टर a इज इक्वल टू 0 वेक्टर के इक्वल हो जाए। दूसरी कंडीशन हो सकती है कि वेक्टर b माइनस वेक्टर c इक्वल टू 0, या फिर इसी को हम क्या लिख सकते हैं, इसी को लिख सकते हैं वेक्टर b इक्वल टू वेक्टर c। और तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाए, वेक्टर a इज परपेंडिकुलर वेक्टर b माइनस वेक्टर c।
ठीक है, तो जब भी ऐसा लिखा हो तब 3 कंडीशंस आती हैं। समझ आ गया? ये प्रॉपर्टी भी क्लियर हो गई होगी कि हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं दोनों साइड, लेकिन यदि ऐसा लिखा हुआ है तो दोनों को काट नहीं सकते। क्यों नहीं काट सकते? इसका रीजन यहां पर है। क्लियर? अब 10th प्रॉपर्टी देखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब ये प्रॉपर्टीज आपको याद रखना है। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? वैसे भी आसान है, जैसे ये क्या लिखा हुआ है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का होल स्क्वायर। तो ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर जैसा है, जब इसे खोलेंगे तो क्या आएगा? ये आएगा वेक्टर ए का होल स्क्वायर प्लस 2 वेक्टर ए वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी का स्क्वायर। और वेक्टर ए का स्क्वायर, इसे हम क्या लिख सकते हैं? मैंने आपको बताया था सेकंड प्रॉपर्टी में, वेक्टर ए इंटू वेक्टर ए। ये मैंने आपको बताया था ना। सेकंड प्रॉपर्टी क्या थी? ये वेक्टर ए का स्क्वायर, इसे हम लिख सकते हैं वेक्टर ए इंटू वेक्टर ए, और इसे हम लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए का होल स्क्वायर। तो यहां पर यही लिखा हुआ है। इसे क्या लिख दिया? इसे लिखा हुआ है मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर, और इसे लिख दिया मैग्नीट्यूड ऑफ बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो याद करना वैसे भी आसान है, और सबका डेरिवेशन देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि याद तो करना ही पड़ेगा। बी में क्या लिखा हुआ है? ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो प्लस किएगा माइनस आ गया, सेम है। सी में क्या है? तो सी में है ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ये ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला है, तो क्या आ जाएगा? वेक्टर ए का स्क्वायर माइनस वेक्टर बी का स्क्वायर, और इसे हम लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर, और वेक्टर बी का स्क्वायर को लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर। तो ये आ गया है ना, ए प्लस बी ए माइनस बी का। तो ये 3 तो समझ आ गए होंगे। अब इन तीनों को देखो, ये जो 3 है ये मैग्नीट्यूड वाले। तो देखिए, ये जो मैग्नीट्यूड है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का, यदि ये इक्वल हो मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी के, यदि ऐसा होता है तब हम कहेंगे वेक्टर ए और वेक्टर बी एक दूसरे के पैरेलल है। ठीक है, जब भी मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी इक्वल टू हो जाए मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी के, तब हम बोलेंगे वेक्टर ए और वेक्टर बी एक दूसरे के पैरेलल है। फिफ्थ में क्या लिखा हुआ है? तो फिफ्थ में लिखा हुआ है मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी का जो स्क्वायर है, यदि वो इक्वल हो जाए मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर, तब हम बोलेंगे वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर इज वेक्टर बी। ठीक है, वेक्टर ए परपेंडिकुलर होगा वेक्टर बी में। ठीक है, यदि ऐसा होता है तब हम ऐसा बोलेंगे। तो ये भी याद रखना है आपको। और लास्ट क्या है? यदि ए और बी का जो मैग्नीट्यूड है, ए प्लस बी का जो मैग्नीट्यूड है, यदि इक्वल हो जाए ए माइनस बी के मैग्नीट्यूड के, तब भी हम बोलेंगे कि वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर वेक्टर बी। ठीक है, तो ये सारी प्रॉपर्टीज आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट याद रहेंगी। ठीक है, अब आज की वीडियो को हम इतना ही रहने देते हैं, और हमारी कोशिश होगी कि नेक्स्ट वीडियो में वेक्टर को कंप्लीट कर लिया जाए, और जो क्वेश्चंस करने हैं वो भी कर लिया जाए। ठीक है ना, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए